21 नवंबर 2021। देखते हैं द हिंदू का आर्टिकल। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल किसान आंदोलन के ऊपर है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है, उन्होंने कहा कि शनिवार को 29 नवंबर तक किसान आंदोलन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसमें 22 नवंबर को लखनऊ महापंचायत होना है, 26 नवंबर को आंदोलन की वर्षगांठ और ट्रैक्टर शामिल है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन तक मार्च। जब तक संसद में कानून को निरस्त नहीं किया जाता तब तक ये लोग अनशन पे बैठेंगे। ये इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बातें हुई है। फिर इस आर्टिकल में बात की गई है कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले पर कायम रहेगी और हमें एमएसपी पर एक वैधानिक प्रावधान के लिए एक अमेंडमेंट लॉ की जरूरत है। उसके लिए लड़ना होगा, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना होगा और हमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना होगा क्योंकि यह किसान और श्रमिकों के हित के खिलाफ है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में क्या क्या बातें हुई पहले वो देख लेते हैं। यहां तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने अगले दशक में असम को देश की भाषा आधारित शिक्षा की प्रयोगशाला के रूप में देखेंगे। वह शनिवार को गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन इनक्लेव 2021 में बोल रहे थे। अगले दशक तक हम भाषा पर नए दृष्टिकोण को लागू करने के लिए बाध्य हैं, चाहे जो भी चुनौतियां आए। मैं देख रहा हूं कि असम देश में भाषा आधारित और ज्ञान प्रदान करने वाली शिक्षा प्रणाली की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में समुदाय और जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली लगभग 180 भाषाएं देश की ताकत है। इनमें से 64 से अधिक भाषाएं असम में बोली जाती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी भाषा की विविधता हमारी सभ्यता का एक प्रमुख एकीकरण कारक है। चलिए आगे देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या सब बातें हुई। फिर आगे बात की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई रास्ते खोले हैं। उन्होंने कहा कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षण पर जोर देने के साथ प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उसके बाद एनईपी ने मातृभाषा स्थानीय भाषाओं को महत्व देते हुए भाषा की संभावना को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एनईपी को तेजी से बदलती दुनिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। भारत में 26 करोड़ छात्र और इनमें से भारत में लगभग 26 करोड़ छात्र हैं और इनमें से 1.25 करोड़ पूर्वोत्तर मुख्य रूप से असम में पढ़ रहे हैं। एनईपी हमारे सामने परिवर्तनकारी मार्ग का साधन और दस्तावेज है। मानवता और सभ्यता के लिए चुनौती यह है कि समाज के सभी वर्गों को समान आर्थिक अवसर कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा पर अपने घरेलू सकल उत्पाद का 6% खर्च करने के लिए असम सरकार की प्रशंसा भी की। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ये है जो सबसे साफ जो शहर है उसकी लिस्ट आ गई है और इसमें नंबर 1 रैंकिंग पे इंदौर है, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे विजयवाड़ा। इंदौर 2019 में भी नंबर 1 पे थी, 2020 में भी। सूरत 2020 में 2 पे, लेकिन 2019 में 14 पे। अब विजयवाड़ा 2019 में 12 पे, उसके बाद 2020 में 6 और 2021 में 3। चलिए इस आर्टिकल में क्या क्या बातें हुई वो देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामले
के मंत्रालय द्वारा अपनी वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर को शनिवार को लगातार 5वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सौंपे गए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में तीसरी बार छत्तीसगढ़ के लिए सबसे स्वच्छ राज्य सम्मान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता। ये देखिए पीएम जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल में बात की गई है कि श्री कोविंद ने अपने भाषण में यह कहा कि इस महामारी के दौरान सफाई कर्मचारियों ने जो काम किया है सबसे उत्तम काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। आगे बात की गई है कि शहरों में सूरत और विजयवाड़ा ने क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान हासिल किया। यह सर्वेक्षण 28 दिन तक चली। 4320 शहरों को सर्वेक्षण किया गया जहां लगभग 4 करोड़ लोगों की प्रतिक्रिया ली गई और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दूसरे या तीसरे स्थान पर है और वहीं 100 से कम वाले स्थानीय निकायों में झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद हरियाणा और गोवा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल पहले पेज के जो स्वच्छता सर्वेक्षण शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आई है उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली के 3 में से 2 नगर निगम देश के 48 शहरों में सबसे नीचे 10 में रहे। सर्वे के नतीजे शनिवार को घोषित किया गया था। फिर आगे बात की गई है कि सर्वेक्षण के अनुसार जिसमें 3 नागरिक निकायों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्थान दिया गया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 40वां स्थान मिला जबकि 2020 में ये 46वां स्थान मिला था। उसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग इस साल 43 से गिरकर 45 हो गई है जबकि दक्षिण दिल्ली नगर निगम पिछले साल की रैंकिंग में अपना स्थान बरकरार रखते हुए 31वां स्थान प्राप्त की। अगला आर्टिकल हमारा ये है और तमिलनाडु में जो बाढ़ आई थी उसमें लगभग 11,000 लोग अभी शिविर कैंप में है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि शनिवार को उत्तरी जिले तिरुपत्तूर, रानीपेट, वेल्लोर, कुड्डालोर और चेंगलपट्टू में हजारों विस्थापित हुए हैं और कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया और मवेशी बह गए और उनके घर अभी भी पानियों से घिरा हुआ है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ये है और डीजीपी रैंक के अधिकारियों के साथ मोदी जी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बहुत सारी बातें की गई। माओवादी के द्वारा जो हिंसा हुई थी उसके ऊपर, आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई, साइबर अपराध, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें शनिवार को यहाँ डीजीपी के सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजी और 350 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को पूरे सत्र में प्रधानमंत्री ने विचार विमर्श किया।
और इस मीटिंग में साइबर क्राइम, आतंकवाद, उसके बाद वामपंथी उग्रवाद, नशीले पदार्थ, ड्रग्स, हेरोइन की तस्करी, इसके उभरते जो कई मुद्दे आ रहे हैं उस पर बातें हुई। अगला आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन चौधरी है, उनका कहना है कि मोदी जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन शैली एक असाधारण समानता है। हालांकि वे विभिन्न दलों से आते हैं और एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि श्री मोदी और ममता बनर्जी दोनों ही आत्म प्रचार में रुचि रखते हैं और सत्ताधारी दल के अधीन रहने वाले नौकरशाहों के कार्यकाल का विस्तार करना चाहते हैं। फिर इनसे एक सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। इस विकास पर आपकी क्या राय है? तो इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की ओर से विकास का स्वागत करते हैं। यह वास्तव में आंदोलनकारी किसानों की जीत हुई है। भाजपा सरकार किसानों के समर्थन में देशव्यापी विरोध के आगे झुकने को विवश हो गई और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शुरू से ही किसानों के आंदोलन का भरपूर समर्थन किया और पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व भी किया। अगला आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है एक नए अध्ययन से महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के 2400 मेगावाट और 1340 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों में व्यापक और बड़े पैमाने पर प्रदूषण का पता चला है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला हमारा आर्टिकल ये है, ये आर्टिकल श्रीनगर से है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शनिवार को एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी कमांडर मारा गया। और पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में आसुमजी इलाके में तलाशी अभियान शुरू हुआ। इसके दौरान एक आतंकवादी को घेरा गया और उसे आत्मसमर्पण की पेशकश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद उसे मार दिया गया। पुलिस ने मृतक की पहचान हिजब के नवयुक्त जिला कमांडर मुदासिर वागे के रूप में की गई है। पुलिस ने कहा कि A+ श्रेणी का आतंकवादी था और 2018 से ही सक्रिय था। अगला आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि लगभग 600 लोन ऐप है और वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने वाले सहित डिजिटल ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी समूह ने भारत में चल रहे 600 से अधिक अवैध ऋण ऐप पर ठोकर खाई है। और इसमें कहा गया कि ज्यादातर अनजान लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देश में एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए कई ऐप स्टोर उपलब्ध हैं। डिजिटल आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और यहाँ ये लोग ऋण न भरने वाले पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। RBI ने बताया कि जनता द्वारा शिकायतें दर्ज की गई और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक पोर्टल सचेत को डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के खिलाफ शिकायत की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। 2020 से 2021 तक लगभग 2562 शिकायत प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर शिकायतें रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय संस्थानों जैसे NBFC, अनगिनत निकायों और व्यक्तियों के अलावा अन्य कंपनी द्वारा प्रचारित उधार देने वाले ऐप से संबंधित है। और अधिकतर शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात से आया है। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई कि उड़ीसा के जो कल्चर
नृत्य सब है, सांस्कृतिक गतिविधियां, उसकी अनुमति अब मिल गई है। कोविड-19 की वजह से इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे अनुमति मिल गई है। राज्य पिछले 9 दिनों से 300 से कम जो कोविड मामले रिपोर्ट आई है, तो इसी के आधार पे इसे अलाउ किया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट की गई है कि 2000 से अधिक लोग एक जगह एकत्र नहीं होंगे और बैठने की व्यवस्था एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखने के साथ ही होगी। अगला आर्टिकल हमारा ये है वर्ल्ड सेक्शन से, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि यूएसए ने शनिवार को चेतावनी दी कि वह पश्चिम एशिया में भारी बल तैनात करने में सक्षम है, क्योंकि उसे इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करने की इच्छा के बारे में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने बहरीन की राजधानी में मनामा डायलॉग को बताया कि अगर कूटनीति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में विफल रहती है तो सभी विकल्प खुले होंगे, लेकिन उन्हें उन दावों का खंडन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा जो यूएस बल प्रयोग के लिए अनिच्छुक हैं। फिर आगे बात की गई है कि पेंटागन प्रमुख से पूछा गया कि वाशिंगटन ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले महागठबंधन द्वारा इस्तेमाल किए गए आधार पर पिछले महीने ड्रोन और तोपखाने के हमले का जवाब क्यों नहीं देता। तो इस पर उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना बचाव करने का अधिकार रखता है और हम अपनी और अपने हितों की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी हो। अपनी पसंद के समय और स्थान पे हम इसका अधिकार रखते हैं। आगे देखते हैं इस आर्टिकल में बात की गई है कि ईरान परमाणु हथियार और किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में गलत नहीं होने देना चाहिए। हम अपने और अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें हमारे सहयोगी भी शामिल है, और हम ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ईरान और विश्व शक्तियां 19 नवंबर को बातचीत के लिए तैयार हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं।